चलिए बेटा, आज जो आपका FST 53 हुआ है उसमें बेटा केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा मैं करूँगा, उसके बाद संजीव सर कर देंगे बेटा। अब देखिए, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। ठीक है बेटा, तो सिंह सर के इस मिशन के साथ बेटा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है बेटा, बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस बेंजाइल अल्कोहल व्हेन रिड्यूस विथ B2H6। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। आप NCERT देखोगे तो जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखोगे बेटा, बेंजोइक एसिड की बेटा जब प्रॉपर्टी देखोगे आप तो पहली प्रॉपर्टी में दिया है, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड का अगर बेटा हम रिडक्शन करें, ठीक है ना बेटा, तो ये बेटा बनाता है बेंजाइल अल्कोहल। वहां दो रिड्यूसिंग एजेंट दिया बेटा, एक दिया B2H6 जो आपके बेटा इस क्वेश्चन में है, दूसरा बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा COOH को CH2OH में रिड्यूस करता है। ठीक, उसी जगह आप देखोगे बेटा बेंजोइक एसिड की बेटा यूजेस में, तो बेंजोइक एसिड बेटा एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है फूड में। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। 46 का आंसर बेटा फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है। देखो ये आप सबको याद होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइज होती है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57.3 किलो जूल पर ग्राम इक्वलेंट या 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्वलेंट होता है। ठीक है ना। अब देखिए आपको बेटा यार रिएक्शन भी दी है, क्लियरली क्या दिख रहा, 1 मोल या 1 ग्राम इक्वलेंट मोनोबेसिक है, 1 मोल या 1 ग्राम इक्वलेंट मोनोएसिडिक है। इतना बेटा इस रिएक्शन में देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही। तो देखो ये बेटा 1 मोल 1 मोल, तो वो जो आपको -57.3 दिया है वो बेटा 1 मोल के लिए 1 ग्राम इक्वलेंट के लिए। अब देखो बेटा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि हीट प्रोड्यूस बताइए तो आप बेटा क्या निकाला करो, ग्राम इक्वलेंट। HCl 0.5 बेटा मोल है, HCl बेटा मोनोबेसिक है तो 0.5 ग्राम इक्वलेंट है। मोनोबेसिक 1 मोल 1 ग्राम इक्वलेंट। NaOH 0.75 बेटा मोल है, चूंकि इसमें एक OH मोनो एसिडिक है तो ये 0.75 ग्राम इक्वलेंट हो गया। तो देखो बेटा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, पहले बेटा एसिड का ग्राम इक्वलेंट निकाला करो, बेस का ग्राम इक्वलेंट निकाला करो, जिसका ग्राम इक्वलेंट कम हो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका ज्यादा हो बेटा एक्सेस रिएक्टेंट। किसी भी बेटा रिएक्शन में ग्राम इक्वलेंट का रेशियो 1:1 होता है, तो जिसका ग्राम इक्वलेंट कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना, जिसका ग्राम इक्वलेंट कम होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। वो डिसाइड करेगा कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही। तो देखो बेटा 1 ग्राम इक्वलेंट से कितनी मिल रही, -57.3 किलो जूल। आपका बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कितना खर्च हो रहा, 0.5, तो बेटा ये आंसर -28.65 किलो जूल। क्लियर। तो आपका आंसर बेटा हो गया सेकंड।
तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, सबसे पहले एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, बेस का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, जिसका ग्राम इक्विवेलेंट कम हो लिमिटिंग रिएजेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट से बेटा किलो जूल में कितना मिलता है 57.3 और किलो कैलोरी में बेटा 13.7। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ये तो सबको रट गया होगा। देखो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्ड ऑर्डर बेटा 1। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा 8 और 6 14, बॉन्ड ऑर्डर 3, जस्ट लाइक नाइट्रोजन। यहाँ देखो बेटा 6 दूनी 12, बॉन्ड ऑर्डर 2। यहाँ बेटा O2 कितना है 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2। ये तो सबको याद हो गया होगा बेटा, इतनी बार आप प्रैक्टिस कर चुके हो। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर बेटा सेकेंड, ठीक है ना। अगला देखिए, और ये भी याद रखिएगा, इसी में और क्वेश्चन क्या बनेगा, बॉन्ड लेंथ। तो जहां पे बॉन्ड ऑर्डर बेटा जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। अगला देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। क्या पूछा है बेटा, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी पूछा है। तो सबसे पहले बेटा केपी का फॉर्मूला लिखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो देखो बेटा ये केपी का फॉर्मूला है। आपको केपी निकालना है तो इन तीनों की पार्शियल प्रेशर रखना होगा, कहाँ का, इक्विलिब्रियम का। और देखो यहां पर देखो तीनों का बेटा पार्शियल प्रेशर कहाँ का दिया है, इक्विलिब्रियम का। तो कोई इफ एंड बट नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रख दो बेटा। PCl3 5, Cl2 5, PCl5 2। आंसर बेटा 12.5 यूनिट बेटा ATM का स्क्वायर, सॉरी ATM कैंसिल, ATM आ जाएगा। 49 का सेकेंड कह रहा, कौन हक्कल रूल फॉलो करेगा, नहीं करेगा। हक्कल रूल मतलब बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी इनडायरेक्ट वे में बेटा पूछ रहा कौन सॉरी एरोमेटिक नहीं है। तो देखो बेटा एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशन, साइक्लिक, प्लेनर, जो एटम रिंग बना रहे, मे बी कार्बन और अदर, हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp2, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, और तीसरा बेटा पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पाई इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, 2, ठीक। हक्कल रूल का मतलब बेटा पाई इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10, 14, 18 etc, n बराबर 0 से स्टार्ट करिए। यहां पर देखो पाई इलेक्ट्रॉन बेटा कितने, 6, 4 बेटा पाई बॉन्ड के कारण और 2 लोन पेयर के कारण। जब एक एटम पे एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो बेटा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट केवल एक करता है। इसमें देखो बेटा नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी है, पिरिडीन लोन पेयर यहां पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पार्टिसिपेट कौन कर रहा, पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, 3, पाई इलेक्ट्रॉन बेटा 6। तो ये भी बेटा हक्कल फॉलो कर रहा, हक्कल फॉलो कर रहा, हक्कल फॉलो कर रहा। यहां पाई इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, 4, ये हक्कल फॉलो नहीं कर रहा, ठीक। ये क्या फॉलो कर रहा, 4n पाई। ये वाला बेटा क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक। तो आपका आंसर बेटा क्या हो गया, सेकंड। और ये याद रखिएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा अगर पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा एरोमेटिक। और अगर 2 एरोमेटिक हो तो जिसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा, जिसके में रेजोनेटिंग ज्यादा, ठीक है ना। उसके बाद कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक, फिर नॉन कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक, और लीस्ट में बेटा आता है एंटी एरोमेटिक। तो मोस्ट में कौन आएगा, एरोमेटिक। लीस्ट में कौन आएगा, एंटी एरोमेटिक। फिर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग। 6 ग्रुप का हाइड्राइड है बेटा, 5th ग्रुप का हाइड्राइड हो,
6 ग्रुप का हाइड्राइड हो, 7th ग्रुप का हाइड्राइड हो, टॉप टू बॉटम जाने पर जो बेटा MH, इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, M क्या है, सेंट्रल एटम है, टॉप टू बॉटम जाने पर MH बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, क्योंकि M का साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड का तोड़ना बेटा आसान होता है, तो जितनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो चाहे 5th ग्रुप का हाइड्राइड हो, 6th ग्रुप का हाइड्राइड हो, 7th ग्रुप का HF, HCl, HBr, HI, एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम इंक्रीज, रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम इंक्रीज। क्लियर? तो यहां पर देखो बेटा, सबसे नीचे कौन है, डी, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर बेटा डी की, क्योंकि बॉन्ड लेंथ वीक, फिर सी, फिर बी, फिर बेटा ए। देख लो कौन सा आंसर है, 51 डी सी बी ए, थर्ड। अगला देखिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, एक कंपाउंड है बेटा 28.9% नाइट्रोजन बाई वेट है। बाई वेट का मतलब बेटा W/W, यानी 100 ग्राम कंपाउंड में नाइट्रोजन बेटा 28.9 ग्राम। ये कह रहे हैं बेटा उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल, यानी फार्मूले में 4 नाइट्रोजन के एटम है, तो मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा बेटा, एक सिंपल सा फार्मूला याद कर लो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज निकालना है, दैट इज इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ एटम्स इनटू बेटा एटम का एटॉमिक मास अपॉन बेटा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बेटा 100। देखो बेटा परसेंटेज कितना दिया है, 28.9। एक मॉलिक्यूल में बेटा कितने एटम, 4, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास बेटा निकालना है इनटू 100। सॉल्व करके देखिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये बेटा आएगा 194 ग्राम, लेकिन आपको बेटा क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, तो 194 बोलो या 194 AMU। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट ग्राम नहीं होती बेटा, AMU। तो आंसर बेटा इसका सेकंड। इसी तरीके से देखो, आपसे कह रहा यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज बताओ, तो देखो बेटा बहुत आसान, कितने नाइट्रोजन के एटम, यहां क्या लिखोगे 2, यहां क्या लिखोगे 14, यहां क्या लिखोगे बेटा 60 मल्टीप्लाइड 100। कार्बन का निकालना है, एक एटम 1 इंटू 12 अपॉन 60 इंटू 100। जिसका निकालना हो बेटा उसका निकाल लो। इसका आंसर बेटा सेकेंड। अगला देखिए, मोलर मास। मोलर मास मतलब एक मोल का मास ग्राम में, तो सिंपल यूनिटरी मेथड है बेटा, 0.05 मोल का मास कितना है बेटा, 9 ग्राम। तो मोलर मास मतलब एक मोल का मास 9 अपॉन 0.05, 900 अपॉन 5 बेटा 180 ग्राम। कौन सा कंपाउंड है बेटा, ग्लूकोज। अगला देखिए, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो बेटा ये कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स आयन में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है बेटा, बिल्कुल सही, क्योंकि वाटर की ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल क्या लोगे 0, x बराबर +3। और एल्यूमिनियम बेटा कितने लोन पेयर ले रहा, 6, ये भी सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर +3 सही है। फिर देखो सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, बिल्कुल सही। Cl2O7 एसिडिक ऑक्साइड बेटा, बिल्कुल सही। फिर देखो यहां पर
16 और 2 18, 17 1 18, 19 1 में 1 कम कर दो 18, 20 में 2 कम कर दो बेटा 18। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सही है। अब देखो इन चारों में कह रहा बेटा मैग्नीशियम आयन स्मॉलेस्ट है। देखो बेटा अगर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करो तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा साइज क्या होता है, डिक्रीज। मैग्नीशियम का साइज एल्युमिनियम से बड़ा। आयन में आओ बेटा, Mg डबल प्लस Al ट्रिपल प्लस, ठीक है ना। तो वंस अगेन देखो बेटा एल्युमिनियम पे चार्ज ज्यादा है, वैसे ही एल्युमिनियम छोटा, चार्ज भी ज्यादा, तो मैग्नीशियम आयन बेटा एल्युमिनियम से बेटा बड़ा होगा, ठीक। और यहां पे क्या लिखा है, मैग्नीशियम आयन छोटा होगा, गलत। तो 54 में इनकरेक्ट बेटा क्या है, फोर्थ। अगला देखिए, कौन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं। व्हाट इज डिसप्रपोर्शनेशन या ऑटो रिडक्शन? सेम कंपाउंड या आयन बेटा ऑक्सीडाइज होता है, वही रिड्यूस होता है, और सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है। अगर डिफरेंट एलिमेंट की चेंज हो रही हो तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स या बेटा डिकम्पोजिशन रिडॉक्स। यहां देखो आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +7, यहां पर देखो बेटा +6 और 1 5 हो गया, +5 होगा। तो यहां देखो बेटा आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, यहां ऑक्सीजन -1 बेटा, यहां -2। तो यहां देखो KiO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है ना। एक मिनट, KI4 +7 +5 घट रही है, रिडक्शन। इनफैक्ट बेटा यहां पर देखो दोनों की घट रही है, तो ऑटो रिडॉक्स तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब देखो यहां पर, यहां 0, यहां बेटा +1 -1, बढ़ भी रही है घट भी रही है, ये बेटा आपका रिडॉक्स है, ऑटो रिडॉक्स है। यहां देखो बेटा +4, यहां बेटा +3, यहां +5, बढ़ भी रही है घट भी रही है। यहां देखो -1, यहां -2, यहां बेटा 0। तो देखो बेटा दूसरी रिडॉक्स है डिसप्रपोर्शनेशन, तीसरी रिडॉक्स है डिसप्रपोर्शनेशन, चौथी रिडॉक्स है डिसप्रपोर्शनेशन, 51 बेटा आपका डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, फार्मूला ऑफ निकेल ऑक्साइड विथ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आप कहोगे ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन नहीं है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए निकेल 0.9801, सबसे पहले बेटा निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कैसे निकालोगे, 0.98x + 1 × -2 बराबर 0, x बराबर बेटा 200/98 हो गया, ये बेटा 2.04 आया, फ्रैक्शन में आया। देखो बेटा ये निकेल की ये 2.04 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो यहां देखो बेटा निकेल Ni++ के फॉर्म में है, Ni++ के फॉर्म में है, ठीक है ना। 2.4 बेटा किसके ज्यादा क्लोज है बेटा, 2 के, तो इसमें हायर परसेंटेज किसका होगा, निकेल++ का, लोअर परसेंटेज किसका होगा, निकेल++ का। अब देखो कैसे निकालोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो टोटल फ्रैक्शन बेटा कितना होता है, 1 को 2 पार्ट में तोड़ देना। एक पार्ट क्या होगा बेटा, ये वाला पोर्शन, एक पार्ट यहां पर बेटा जो डेसिमल में, एक पार्ट क्या होगा 0.04, तो दूसरा बेटा 1 से घटा लो 0.04 को,
तो दूसरा पार्ट बेटा क्या होगा 0.96। ठीक, तो एक में बेटा ये 0.04 है और ये 0.96 है, तो 100 में बेटा ये कितना होगा 4%, ये बेटा कितना होगा 96%। ठीक, तो देखो आपका बेटा जो एवरेज 2.04 है, ठीक, ये किसके ज्यादा बेटा क्लोज है, 2 के, तो जिसके ज्यादा क्लोज होगा बेटा उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, तभी तो उसका कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो 96% बेटा किसका होगा, Ni डबल प्लस का, और 4% किसका होगा, Ni ट्रिपल प्लस का। तो आंसर बोलो बेटा कौन सा, किसका पूछा है, Ni डबल प्लस, तो 0.96 यानी 96%, 56 का फर्स्ट। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना, पहला देखो अमोनिया और नाइट्रोजन, अमोनिया के टर्म्स में देखोगे तो -1/2 DNH3/dt, किससे रिलेट कर रहा बेटा, नाइट्रोजन से, तो ये होगा प्लस DN2/dt, ये सही एक्सप्रेशन है। जबकि यहां पर देखो बेटा 2 नहीं है, माइनस तो है 2 नहीं है, तो बेटा पहला आपका ये गलत है, और हम क्या ढूंढ रहे हैं, गलत, तो यही आपका आंसर है। और अगर आप हाइड्रोजन के टर्म्स में देखोगे तो प्लस 1/3 DH2/dt। दूसरा ऑप्शन देखो अमोनिया और नाइट्रोजन, देखो अमोनिया और नाइट्रोजन का ये वाला एक्सप्रेशन सही है। फिर देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक्सप्रेशन बेटा सही है, ये सही है, ये सही है। फिर देखो इसका और इसका बेटा ये सही है, तो 57 का आंसर फर्स्ट। 58 देखिए, एनर्जी ऑफ Li डबल प्लस आयन इन n बराबर 3 सेम है। तो देखो बेटा चेक करते हैं, एनर्जी nth ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z²/n²। चलो Li डबल प्लस के लिए आओ, तो -13.6 जेड बेटा लिथियम का कितना 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। जरा आप बेटा He प्लस के लिए आओ, -13.6 हीलियम का एटॉमिक नंबर बेटा 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी -13.6 लिखा है, ये भी -13.6 लिखा है। पहला स्टेटमेंट बेटा सही है। दूसरा, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम। ये बेटा एज इट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी स्टेटमेंट का प्रिंसिपल है। ठीक, तो प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट एच अपॉन 4 पाई। तो बेटा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। 58 का फर्स्ट, 58 बेटा हो गया आपका फर्स्ट। अब जरा देखिए, यहां पर बेटा डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा प्रोपीन में HBr जोड़ोगे, मार्कोनी काफ लगाओगे, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड। फिर देखो बेटा ओजोनोलिसिस कर रहे हो, ब्यूटीन 2 के बीच से बॉन्ड तोड़ दो, 2 मोल क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड, बी का बेटा थर्ड। फिर देखो बेटा एल्कीन में वाटर जोड़ रहे हैं, तो बेटा किसके अकॉर्डिंग जोड़ोगे, मार्कोनी कॉफ। देखो बेटा अगर यहां देखो ब्रांचिंग है, अगर ब्रांचिंग बगल वाले कार्बन पे होती तो कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है, यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्यों, ऑलरेडी टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफ बेटा देखोगे तो टर्सरी अल्कोहल, तो सी का बेटा 4। आइए डी, KMnO4 एल्कीन, यहां बीच से कट कर दो,
अगर बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन जो उसके पास हाइड्रोजन है तो एसिड बनाएगा, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो बेटा कीटोन आपका बनेगा। तो इसका बेटा डी का क्या हो गया 4, डी का फर्स्ट, तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का 4, डी का फर्स्ट। 59 का 2, 60 टेक्निक यूज टू प्योरीफाई लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट एंड गेटिंग। देखो बेटा, ऐसे लिक्विड को अगर प्योरीफाई करना है जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या उससे थोड़ा नीचे डिकम्पोज हो जाते हैं, उनका बेटा सेपरेशन या प्योरिफिकेशन हम लोग किससे कहते हैं? रिड्यूस प्रेशर मेथड, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर मेथड। प्रेशर रिड्यूस करके हम लोग बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस कर लेते हैं, जिससे बेटा वो डिकम्पोज नहीं होता। तो 60 का आंसर बेटा 4। स्टीम डिस्टिलेशन बेटा वहां यूज करते हैं जहां जब दो लिक्विड ए और बी में एक स्टीम वोलेटाइल हो। आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल बेटा क्या होता है? स्टीम वोलेटाइल। और जब दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 20 या उससे ज्यादा होता है तो सिंपल डिस्टिलेशन, और 20 से कम तो कई पार्ट में उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो 60 का बेटा 4th। फिर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर डी ब्लॉक। आयरन सबने बेटा 2 कॉमन पढ़ रखी है, फेरस फेरिक। फेरस फेरिक आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2। अगर 4s वाला देगा तो +2 और एक डी का देगा तो बेटा देखो स्टेबिलिटी मिल रही +3, तो आयरन का बेटा +2 +3। वेनेडियम, वेनेडियम बेटा कितना है? 23, तो 3d3 4s2, ठीक है ना? तो वेनेडियम का बेटा क्या हो जाएगा? 4, दोनों को शो कर देगा, ठीक। फिर उसके बाद मैग्नीज +2 से लेके +7 तक KMnO4 तक शो करता है। तो सी का बेटा फर्स्ट, ए का 4, ए का 4, नहीं ये गलत हो गया थोड़ा सा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है ना? फिर देखिए ए का आपका क्या हो गया? सेकेंड, वेनेडियम बेटा 23 ना, ये सही है। तो बेटा 3d3 हुआ, तो दोनों बेटा शो करेगा +5। मैग्नीज 3d5 4s2, 4s यूज करेगा तो +2, डी यूज करेगा तो +7। टाइटेनियम 3d2 4s2, तो बेटा ये +4। डी का थर्ड, ए का सेकेंड, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का बेटा कहाँ गया? डी का थर्ड। 61 का 1। आइए नेक्स्ट 62, नेम रिएक्शन का रिएजेंट। अमलगमेटेड जिंक कॉन्सेंट्रेट HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन किस लिए यूज होता है बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। और कौन से मेथड है? रेड PHI और बेटा वुल्फ किचनर रिडक्शन। क्रोमाइल क्लोराइड, कुछ याद आया बेटा? इटार्ड रिएक्शन। टॉल्वीन को किस में कन्वर्ट करते हैं? बेंजल्डिहाइड में। तो बेटा बी का थर्ड। फिर देखिए बेटा मिथाइल क्लोराइड AlCl3, फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन,
सी का बेटा फर्स्ट। अगर बेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या बनेगा? टॉल्वीन। CHCl3NaOH, रीमन टीमन रिएक्शन, डी का बेटा सेकेंड। रीमन टीमन रिएक्शन क्या बनता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और यहां अगर हम CCl4 ले लेंगे तो सैलिसिलिक एसिड। इसमें अगर बेटा कभी ये पूछा जाए अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है तो डाई क्लोरोकार्बिन। ठीक है ना? चलिए तो आंसर में जरा ए का 4, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। अगला देखिए बेटा, 1 Faraday electricity is required to for the oxidation of 1 mole water to O2। गलत है बेटा। देखो वाटर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना? वाटर अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो H2O 2H प्लस 1/2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लियरली बेटा एक मोल के लिए कितना चाहिए? 2 फैराडे। वैसे भी याद रखो वाटर का इक्विवेलेंट वेट बेटा 18/2 9 होता है। यानी एक मोल वाटर ऑक्सीडाइज करना है तो 18/2 2 फैराडे। ठीक है ना? फिर देखिए 40 ग्राम कैल्शियम कितने फैराडे? तो देखो बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम 1 फैराडे यानी बेटा 20 ग्राम। तो बोलो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 2 फैराडे। सेकेंड स्टेटमेंट बेटा सही है। पहला गलत, दूसरा सही। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। सबको मालूम होगा कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 20। आप ऐसे भी निकाल सकते हो W/E/Q/F। 40 कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 20, Q निकालना है 2 फैराडे। नेक्स्ट देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है। आइसोसाइनाइड टेस्ट किसका टेस्ट है? एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। आइसोसाइनाइड बेटा कौन बनाता है? एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। तो बेटा ए का हो गया 4। प्राइमरी एमीन कौन है? इथाइल एमीन। ठीक। बेयर टेस्ट, बेयर रिएजेंट बेटा 1% अल्कलाइन KMnO4। आपके हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड ये पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बेयर टेस्ट। तो बेटा बेयर टेस्ट किसके लिए? अनसेचुरेशन के लिए। और अनसेचुरेशन बेटा कौन है? थर्ड, प्रोपाइलिन। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट बेटा कौन देता है? एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास CH3CO ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में बेटा केवल एसिटाल्डिहाइड देता है, कीटोन में सभी एल्केनॉन 2। तो देखो बेटा, और अगर एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में केवल प्राइमरी एल्कोहल में इथाइल एल्कोहल देता है, सेकेंडरी एल्कोहल में सभी एल्केनॉल 2 अगर 2 नंबर पे OH हो। तो देखो ये बेटा प्रोपेनॉल 2 लिखा हुआ है। तो सी का बेटा क्या हो गया? सेकेंड। न्यूट्रल FeCl3 विनाइल एल्कोहल हो या बेटा फिनॉल, न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देता है। तो डी का बेटा क्या हो गया? फर्स्ट। ऐसे एल्कोहल जिसमें एक ही कार्बन पे OH और डबल बॉन्ड हो, न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देते हैं। तो देखो जरा, ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट, 64 का फर्स्ट। अगला देखिए, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज 2 लोन पेयर? देखो SF4, एस बेटा मैक्सिमम कितने बॉन्ड? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितने बॉन्ड बनाया? 4, एक लोन पेयर है बेटा। BrF5 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 5 बॉन्ड बनाया बेटा 1। तो इसमें देखो 1
कॉमा 1, SF4 वंस अगेन बेटा 1, ClF3 7 थे 3 यूज किया बेटा, कितने लोन पेयर 2, ClF3 वंस अगेन बेटा 2, XCF4 वैलेंस शेल में कितने 8 यूज किया 4, कितने लोन पेयर बेटा 2, XCF6 में कितने लोन पेयर 1, BRF5 में 1, तो आंसर बेटा 65 का थर्ड। अगला देखिए, सॉलिड से लिक्विड प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन या मेल्टिंग, और टेम्परेचर को क्या बोलेंगे बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड से वेपर बेटा क्या होता है, सब्लिमेशन, टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन पॉइंट। लिक्विड से वेपर बेटा वेपराइजेशन, टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो एज इट इज सही है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। 67 मैग्नेटिक मोमेंट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक, अब जरा देखो, निकल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बेटा 3d8,4s2, लेकिन यहां बेटा क्या हो जाएगी, पेयरिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3d10 में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें कितने हुए, 0। तो ए का बेटा क्या हो गया, 4, कोई मोमेंट नहीं होगा। अब जरा कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3d7,4s2, यहां ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या है, +3, तो CO+3 बेटा क्या होगा, 3d6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, यहां बेटा 4 रखोगे तो 4, 4+2 कितना हो गया, 24, 5 से थोड़ा कम, तो बी का बेटा क्या हो गया, थर्ड। सी आइए, कोबाल्ट वंस अगेन है 3d7,4s2 ग्राउंड स्टेट, यहां पर देखो कोबाल्ट बेटा क्या है, +2 में बेटा क्या हुआ, 3d7, कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो यहां बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 को भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 3 5 15 15, ये 3.87 आ जाएगा। सी का बेटा क्या हो गया, सेकेंड। अब देखो यहां पर ग्राउंड स्टेट बेटा निकल का 3d8,4s2, यहां बेटा Ni++ है, कोई पेयरिंग नहीं है, 3d8, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2, तो वहां 2 रखोगे तो 2 चौको 8 हो गया, 8 का बेटा क्या हो, √2.83, तो डी का बेटा फर्स्ट। देखो कौन सा आंसर है, ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट। 67 इज 1। अब देखिए 68, एल्काइल साइनाइड मिथाइल साइनाइड ग्रिग्नॉट से रिएक्ट कर रहा, तो याद रखिए नाइट्राइल ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ बेटा क्या बनाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। 2 R डिसाइड करने, एक बेटा ग्रिग्नॉट का और एक बेटा एल्काइल साइनाइड का, तो ये बेटा आपका हो गया X। फिर बेटा ये कह रहे हैं हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन करोगे तो बेटा क्या होगा, रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन एक यहां जुड़ जाएगा, एक बेटा यहां जुड़ जाएगा। देख लो प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहला प्रोडक्ट आपका क्या हुआ बेटा, पहला प्रोडक्ट देखो बेटा क्या हुआ, एसिटोफिनोन, ठीक है ना, X एसिटोफिनोन है। दूसरा बेटा एल्कोहल हो गया तुम्हारा, तो 68 का आई थिंक आंसर फर्स्ट, क्योंकि यहां का मतलब ये बेटा CH3 है, तो देखो C6H5CHOH, यहां बेटा H है, ठीक, और ये बेटा CH3 का ही है, इसका आंसर 68 का बेटा फर्स्ट। ठीक है, तो देखो बेटा 46 से लेकर 68 तक बेटा हमने कर दिया, 69 ऑनवर्ड बेटा 90 तक संजीव सर आगे करेंगे।
आइए संजीव सर। तो बच्चों अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक विजय सर के साथ डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 69 ऑनवर्ड मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एक्टिनॉइड्स इज +3 with the other oxidation state being +4 +3 +6 +7. The number of oxidation states shown by the following elements decrease in the order. तो देखो एक्टिनॉइड एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर को कंपेयर करना कि किसके पास कितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी है। तो इसके लिए आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एक पिरामिड टाइप का एक चार्ट भी बना हुआ है, और उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग को स्टार्टिंग के जो एक्टिनाइड है, स्टार्टिंग के एक्टिनाइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? एक्टिनियम से। इसके बाद कौन आता है? थोरियम। फिर कौन आता है? प्रोटेक्टियम। फिर कौन आएगा? यूरेनियम। फिर कौन आएगा? नेपचूनियम। और फिर आएगा प्लूटोनियम। और फिर आएगा एमेर्शियम। ये हमारे स्टार्टिंग के मेंबर्स हैं। और इसमें हम लोग जानते हैं कि जो एक्टिनियम है बेसिकली वो तो ग्रुप थर्ड का मेंबर है, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? +3 होती है। और जो थोरियम है इसकी +3 और +4 दो ऑक्सीडेशन नंबर होती हैं, जिसमें ये मोस्टली +4 में पाया जाता है। और जो प्रोटेक्टियम है +3 +4 +5, क्योंकि देखो डी ब्लॉक की तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, बट एफ ब्लॉक की लेंथेन और ऑक्टेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, यानी वो +3 में पाए जाते हैं मोस्टली। तो +3 +4 +5 एक एक करके बढ़ता जाएगा। यहाँ पे +3 +4 +5 +6, और यहाँ पे +3 +4 +5 +6 +7, और ऐसे ही यहाँ पे भी आप समझ लीजिए +3 से स्टार्ट करके +7 तक आ जाएंगे। और फिर एमर्शियम में हमारा घटना शुरू हो जाएगा, +3 +4 +5 इस तरीके से कम होना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर +6 कर लीजिए। तो अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम लोग, तो कंपेयर करने में हम लोग को मिल जाएगा सबसे ज्यादा, सबसे कम सी का मिल जाएगा, एक्टिनियम का। तो एक्टिनियम का सी यहाँ पर 3 जगह है, सी एक्टिनियम का सबसे कम मिल गया, और एक्टिनियम हमारा हो गया। फिर हमारे पास आ गया एमर्शियम बी, और फिर एमर्शियम से पहले हमको मिल रहा है प्रोटेक्टियम। प्रोटेक्टियम ये है, तो इसका 1 2 3 टाइप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यानी कि डी हो गया सी के बाद, सी से ज्यादा डी दो ऑप्शन में है। फिर ए और बी में कंपेयर करना, तो ए हमारा कौन है? नेपचूनियम। नेपचूनियम का +3 +4 +7 तक बहुत सारा वैरायटी है। और बी कौन है? एमर्शियम। तो एमर्शियम में 4 है, नेपचूनियम में 5 है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो एक्टिनियम है उसकी एक ही तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक्टिनियम का सबसे कम हो गया। डी में हमारा प्रोटेक्टियम था, इसकी 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। फिर हमारा कौन आ गया? बी। बी में एमर्शियम। एमर्शियम की 4 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है, 1 2 3 4। अब फिर हमारे पास आ गया है ए। ए मीन्स नेपचूनियम, 1 2 3 4 5, इसकी 5 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो इस तरह से आप समझ गए होंगे हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर 69 का फर्स्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यहाँ पर के बी वैल्यू दी गई है, ये के छप गया है, ये के बी होना चाहिए। के बी वैल्यू दी, क्योंकि ये सब बेस है, तो बेस की जो वैल्यू दी जाती है वो के बी दी जाती है। तो ये के बी वैल्यू दी जाती है, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बेंजीन एमाइन, यानी कि ये एनलीन है हमारा, C6H5NH2, ये एनलीन है। फेनिल मिथेनामाइन, तो ये हमारा फेनिल ग्रुप आ गया, C6H5, और इसके साथ यहाँ पर NH आ गया है, और ये आ गया CH3, तो फेनिल मेथेनामाइन हो गया।
उसके बाद मीथेनामाइन, मीथेनामाइन दैट मीन्स CH3 NH2 मीथेनामाइन। और फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट एन एथिल एथेनामाइन। तो सर ये हमारे पास C2H5NH पे C2H5 जुड़ा, एन एथिल एथेनामाइन। तो आप लोग तो जानते हैं जो सेकेंडरी एमीन है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो इनकी तुलना में, तो इनकी तुलना में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो इसका Kb सबसे ज्यादा होगा। Kb सबसे ज्यादा यानी कि निगेटिव की पावर कम होनी चाहिए, तो निगेटिव की पावर कम किसमें है, थर्ड में है, फोर्थ ऑप्शन में 10⁻³ फोर्थ कॉलम में है आई मीन। तो डी के साथ तो 4 आएगा, तो डी के साथ तो सभी में 4 आया, तो इससे हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अच्छा अब बात आती है एनलीन। एनलीन में डी लोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम की वजह से ये वीकेस्ट बेस में आ जाएगा कंपेरेटिव टू। तो अभी ये वीकेस्ट बेस में सबसे ज्यादा इसकी पावर होगी, तो ए का सेकंड आ जाएगा। ए का सेकंड यहाँ पर है, ए का सेकंड यहाँ पे, फर्स्ट में थर्ड में। अब चलिए डिसाइड करते हैं। फेनिल मेथेनामाइन में क्योंकि फेनिल ग्रुप है फिर से डी लोकलाइजेशन होगा, बट मेथिल के प्लस आई की वजह से थोड़ा सा बेसिक करैक्टर एनलीन से ज्यादा होगा, तो इसलिए ये थोड़ा सा बेटर कंडीशन में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं बी का थर्ड हो जाएगा। तो बी का थर्ड यहाँ पे आ गया फर्स्ट में, यहाँ पे बी का तो मुझे लगता है फर्स्ट हो जाना चाहिए, और सी जो बचा है इसका फर्स्ट हो जाएगा। यानी कि सबसे कम यानी कि 10⁻⁴ की निगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा ए की होगी, उससे ज्यादा। और यहाँ पे हमको मैच द लिस्ट करना है, यानी कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक, इसके बेस पे निकालना। और बी का थर्ड हो गया क्योंकि उससे सबसे कम से थोड़ा सा ज्यादा, फिर और ज्यादा 10⁻⁴, फिर 10⁻³ सबसे ज्यादा। ये देखिए ये यहाँ पर आपको मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्वस सोल्यूशन विल नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब चलो बच्चा क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर में, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक बेसिक फॉर्मूला होता है CRT × I, जिसमें RT तो देखो कॉमन होता है यानी कांस्टेंट होता है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें, और C क्या है, अगर आप पूछोगे कि सर C क्या है, तो C बेटा है मोलैरिटी, C मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी × I क्या होता है, वॉन ऑफ फैक्टर होता है। तो जिसका मोलैरिटी × I जितना ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा। यहाँ पर ये दो सोल्यूशन दिए हुए हैं और मुझसे कह रहा है कि कंप्लीट डिसोशिएट होंगे, सब इलेक्ट्रोलाइट है, और मुझसे कह रहा है कि बताओ कि विल नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका सेम वैल्यू नहीं आएगा। तो हम लोग एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले हमने ऑप्शन नंबर फर्स्ट को टेस्ट किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को अगर दोनों का पाई सेम आ रहा है, हम लोग ने एज्यूम किया कि दोनों का पाई सेम आ रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे कह दूंगा मोलैरिटी × I इक्वल टू मोलैरिटी × I फैक्टर होगा, क्योंकि इसका भी RT उसके भी RT से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मोलैरिटी 0.2 है BaCl2 का, और BaCl2 जब आयनाइज होता है तो एक Ba2+ बनाएगा और 2Cl- बनाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 मिलेंगे, या I इक्वल टू 3 होगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 मिल रहे हैं तो इसके लिए I इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि 1 बेरियम और 2 क्लोराइड, सो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे मोलैरिटी देखिए 0.3 है, 0.3 NaCl की ले ली। NaCl को आयनाइज करोगे तो 1 Na+ आएगा, 1 Cl- आएगा। नंबर ऑफ आयंस कितने आए 2, तो यहाँ पर 2 ले लिया। 3 2 6, 0.6 यहाँ पे आया, ये भी 0.6, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा, क्योंकि इसमें सेम आ गया है दोनों का पाई। मुझे चाहिए जिसमें सेम ना आए। अब ऑप्शन नंबर सेकंड को टेस्ट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सेकंड को टेस्ट करने गए, फिर से हम लोग ने लिखा π1 इक्वल टू π2, π1 इक्वल टू π2। अब π1 मीन्स Na3PO4 लिया है, Na3PO4, और π2 हमारा K2SO4 है, K2SO4, Na3PO4 K2SO4। अब इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1,
इसका आई फैक्टर देखो, Na3PO4 को आयनाइज करो तो 3Na प्लस बनेंगे, 1 फॉस्फेट बनेगा, 4 आयंस, तो यहाँ पे 4 ले लिया। अब पाई2 इसका देखिए 0.1 और इसके K2SO4 के आयन कितने बनेंगे, 2K प्लस 1 सल्फेट, दैट मीन्स 3 आयंस बने। तो ये यहाँ पर देखो भाई 0.4 आ गया, यहाँ पे 0.3 आ गया, और ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। इस तरीके से मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 में मुझे सेकंड ऑप्शन करना होगा। बाकी इनके मैं ओरली में बता देता हूँ। देखो NaCl में 2 होगा I इक्वल टू, और ये 0.3 है मोलैरिटी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.6, और K2SO4 में I इक्वल टू आप जानते हो 3 होगा, 3 का 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.6, दोनों का 0.6 आ रहा है, दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दैट मीन्स मेरा ये ऑप्शन सही नहीं है। इसमें 2 आयन है, 0.2 से मल्टीप्लाई किया 0.4 आया, इसमें 4 आयन है, 3 K प्लस के है और एक FeCN6 3 माइनस का है, 4 आयन है, तो 4 को मल्टीप्लाई किया हमने 0.1 से तो 0.4 आया, यहाँ भी 0.4 आ रहा था, तो इक्वल था। अब क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। द करेक्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिख रहा है, ये दोनों डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्योंकि दोनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और पेयरिंग हो जाएगी, फिर भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है, तो जब आप निकिल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 से स्टार्ट करोगे, और 1s2 से स्टार्ट करते हुए 3d8 तक आप पहुंच जाओगे, और 4s में 0 आ जाएगा अगर आप निकिल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। अब आप सर क्या करिए, ये 3d8 को ऐसे फिलिंग कर लीजिए इलेक्ट्रॉन की, 2 मैं यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड, इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड। अब क्या होगा सर, अब साइनो आ गया, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड दैट मीन्स साइनो, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये स्पेस खाली है अगर DsP2 हाइब्रिडेशन होगा, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको मेन से रिप्रेजेंट करते हैं 0 है, तो इस वजह से इसका जो म्यू वैल्यू होगा जो डिपेंड करता है √NN+2 पे, तो वो भी 0 आएगा, क्योंकि n का वैल्यू रखोगे 0 आ जाएगा। सेम पैटर्न में अगर कोबाल्ट के लिए बात करेंगे तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3+ है, तो जब आप 1s2 से स्टार्ट करोगे तो 1s2 से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे 3d6 मिल जाएगा, 3d6 मिल जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अब ये 3d6, ये जो C2O4 है वैसे तो ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, बट ये ऑक्सिलेटो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा कोबाल्ट मेटल आयन के साथ। सो अब ये जब इसका बनाओगे तो इसको बनाने में अगर इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड बनाओगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसा होना चाहिए, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड अगर बनाओगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दोगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दोगे, पेयरिंग हो जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, तो म्यू बराबर भी 0 होगा, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट 0 बोर मैग्नेटन होगा, और ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, सामारियम और यूरोपियम ये दोनों लेंथेनॉइड्स हैं, और ये दोनों में पूछ रहा है कि बहुत सिमिलरिटी होती है और बिहेवियर में बहुत सिमिलर है, इसकी क्या खास बात है, इससे सबसे खास बात क्या है? तो सबसे खास बात यह है कि ये लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों रखते ही हैं, बिकॉज ऑल लेंथेनाइड और एक्टिनाइड +3 में तो रहेंगे, बट ये लोग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखते हैं दोनों, सामारियम और यूरोपियम। इस आधार पर
ये लोग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती होती है। तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन मुझे सही समझ में आ रहा है, एक्सिबिट +2+3, बट और बेटर ऑप्शन को देख लेते हैं कि कहीं कोई बेटर ऑप्शन ना मिल जाए। तो वो ये कह रहा है 4F5 6S2 4F6 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, 4F7 4F8। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ लेना देना नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हमारा जो यूरोपियम है, यूरोपियम में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब हम इसका +2 स्टेट लेके जाते हैं तो हमको D7 मिल जाता है, और जब हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाती है, ये वाला जैसे कॉन्फ़िगरेशन सही है। बट इसका 4F8 से इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि ऐसा क्यों हमारा सामारियम में हुआ। तो सामारियम और यूरोपियम को कॉन्फ़िगरेशन से उनकी सिमिलरिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हैव अ सेम एटॉमिक रेडियाई, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूरे लेंथेनॉइड में सामारियम की तो सबसे बड़ी होती है एक्सेप्शनली, तो ये बात भी गलत है। तो इसलिए सही ऑप्शन फर्स्ट हम लोग लेंगे। द करेक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ClF3, सब जानते हैं। Cl को बनाइए सेंट्रल एटम, F को बनाइए आउटर एटम, और ये इस तरीके से बॉन्डिंग होगी, और Cl के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पर इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा है, और 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर आया 5, और स्टेरिक नंबर ऑर्बिटल नंबर होता है जो हाइब्रिडाइज होती हैं। तो ऑर्बिटल नंबर में सबसे पहले एक लेते हैं S की ऑर्बिटल एक ही होती है, फिर P की 3 ऑर्बिटल होती हैं तो sp3 आ गया, बट अभी टोटल 4 हुआ, मुझे 5 चाहिए, फिर एक लोगे तो D आ जाएगा। तो sp3d हाइब्रिडेशन होता है, और ये देखने में टी शेप नजर आता है, देखने में टी शेप नजर आता है, इसलिए इसको हम लोग टी शेप कहते हैं। अब आप देख लीजिए, टी शेप है, sp3d हाइब्रिडेशन है, पहला ही ऑप्शन सही बता रहा। और स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल, sp3d2, ये तो सवाल ही नहीं है। और टेट्राहेड्रल, हाँ कभी कभी ज्योमेट्री इसमें पूछ लेता है तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होती, और हाइब्रिडेशन लेकिन तब sp3d बताना चाहिए था, यहाँ sp3d2 बता दिया, तो उससे मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। वाइटामिन का क्वेश्चन है, ये आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। अभी जैसे इसमें पूछ रहा है विटामिन के, तो के के लिए आरबीसी, डिफरेंट ब्लीडिंग गम्स, थायमिन, ये तो सी होना चाहिए। फैट सॉल्युबल, तो ये हो जाएगा, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी ये 2 वाटर सॉल्युबल हैं, बाकी जो बचे हुए विटामिन है वो फैट सॉल्युबल है, तो ये मैच कर गया। विटामिन B12 आरबीसी डिफिशियंसी को दूर करता है हीमोग्लोबिन में, और विटामिन सी गम्स की ब्लीडिंग में फायदेमंद होता है। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। तो इस तरह से मैं मैच करूंगा, ए का मेरा फोर्थ मैच होना चाहिए, तो ए का फोर्थ 2 जगह पे, बी का फर्स्ट मैच होना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन में ही मुझे लगता है मैच मिल जाएगा, सी का सेकंड और डी का थर्ड। तो मेरा सही ऑप्शन 75 का फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। अब इसमें हमारे पास 76 में बहुत सिंपल है, केवल हमको यहाँ पर सिंबल बताने हैं, तो अब इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सीधा याद करना पड़ेगा आपको। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो नेम का फर्स्ट जो लेटर होता है, अल्फाबेट होता है, उसको हम लोग कैपिटल लेटर में पहले ले लेते हैं, और सेकंड थर्ड या फिर फोर्थ जो भी कंफर्टेबल होता है, जिससे कि कोई दूसरा सिमिलर नेम ना मिल जाए। तो जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि मॉस्कोवियम है, अब अगर हम लोग एमओ ले लेते तो एमओ से मोलिब्डेनम हो जाता, तो इसलिए एमओ ना लेके सीधा सीधा MC लिया गया, मॉस्कोवियम। मैंडलीवियम M लिया गया और इसका D लिया गया, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ अल्फाबेट उठाया। मीटनेरियम
अब इसका M लिया गया और T लिया गया, फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ मेटेरियम लिया गया। अब इसमें जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ लिया गया था, 1 2 3 4, तो मोस्टली फर्स्ट एंड फोर्थ या फर्स्ट एंड सेकंड ले सकते हैं, और जरूरी नहीं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं। जैसे क्लोरीन है तो उसमें C फर्स्ट है और L थर्ड है और H बीच में है नहीं, तो उसके लिए हम लोग को मोस्टली देखना पड़ता है। नोबेलियम में देखो फर्स्ट और सेकेंड ही ले लिया गया, नोबेलियम, क्योंकि अगर NB ले लेते तो नियोबियम हो जाता, कुछ ना कुछ मैच हो सकता है, कहीं दूसरा कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब इसमें हम लोग ने मिलाया, A का फोर्थ है तो A का फोर्थ दो जगह, B का फर्स्ट, ये एक ही मिल रहा है हमको, थर्ड। तो आपका 76 का थर्ड ऑप्शन हम लोग ने करेक्ट मारा। अब क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन की क्या शर्त नहीं है पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हम लोग सारी शर्तें पढ़ लेते हैं और पता कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये बात तो सही है, क्योंकि जब थ्रेशोल्ड एनर्जी से ग्रेटर एनर्जी रिएक्टेंट के कॉम्प्लेक्स की होगी तभी प्रोडक्ट बनेगा, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो वही इफेक्टिव होगा। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, अब जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारे पास H2 है और ये H2 है और ये Cl2 है। अब जब हम लोग ये आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने पर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी पुराने बॉन्ड वीक हो जाएंगे और नए बॉन्ड बनने की शुरुआत हो जाएगी। अब इसमें अगर मान लीजिए कि ये इन दोनों की टोटल कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो उस समय ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे पुराने, और नए बॉन्ड बन जाएंगे। तो जब नए बॉन्ड बन जाएंगे सर, तो एक HCl ये बन जाएगा, एक HCl ये बन जाएगा, 2 HCl बन गए आपके। तो ये हमारा देखना होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इन प्रोडक्ट सही है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ये बात गलत हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई होगी तो फिर हमारा कॉम्प्लेक्स बनते समय उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम आ जाएगी। जितना लो एक्टिवेशन एनर्जी है उतना स्पीड अच्छी होगी, उतना जो है इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट यहाँ मैच नहीं कर रहा। प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। जैसे कि ये अगर मान लीजिए हमारे पास HH है और Cl ऐसे आके इससे टकरा गया, ऐसे अगर आगे टकरा गया, तो ऐसे आगे टकराने पे ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है। अब इसमें कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो D हमारा इनकरेक्ट है, और D किस में आ रहा, फोर्थ ऑप्शन में आ रहा, तो ये फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रीजन। ठीक है सर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हमने और ऐसे हम लोग चलते हैं एक एक करके। ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने के बाद इस पे टॉलरेंस रीजेंट मिलाया तो रिएक्शन हुई नहीं, तो ये संभावना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट अ एल्डिहाइड होगा, ये एल्डिहाइड नहीं होगा। बट एडिशन प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब दूसरे स्टेप में आए, ऑर्गेनिक कंपाउंड NaHSO3 के साथ प्रोडक्ट बना रहा, तो दैट मीन्स ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड ही हमारे सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट करते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड में क्योंकि एल्डिहाइड है नहीं तो ये कीटोन होना चाहिए, सो दिस वन इज द कीटोन, ये पता चल गया। अब वो आगे कह रहा है कि गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो अब आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है तो भैया ये कीटोन के पास CH3CO होना चाहिए, और फॉर्मूला हमें दिया नहीं है। अच्छा चलो भाई, तो हम ऑप्शन से भी लेके बना सकते हैं कि हेक्सेनोन 2 होगा, पेंटेनोन 2 होगा, ब्यूटेनोन 2 होगा, ब्यूटेनल होगा। तो ये ब्यूटेनल तो नहीं होगा क्योंकि ये एल्डिहाइड है,
अब ये हेक्सेनोन 2 में हमारा CH3CO ग्रुप है, पेंटेनोन 2 में CH3CO ग्रुप है, ब्यूटेनोन 2 में CH3CO ग्रुप है। तो ये तीनों की पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन अब वो मुझसे कह रहा है कि ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई, विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स ओनली एथेनोइक एसिड। तो अगर ये एथेनोइक एसिड दे रहा है तो ये बात क्लियर होगा कि ये ब्यूटेनोन 2 होगा। क्यों? देखिए ये ब्यूटेनोन 2 है। अब ब्यूटेनोन 2 का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो पॉपॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन होगा। अब पॉपॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन होगा तो दो संभावनाएं, एनसीईआरटी मैम ने तो दोनों तरह की संभावनाएं दी हुई हैं। ये यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो हमको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसको मिल जाएगा जब सिंगल बॉन्ड टूटता है ऑक्सीडेशन में तो दोनों लोगों को OH मिल जाता है, तो इसको OH मिल गया, और यहाँ पर CH3 CH2 OH मिल जाएगा। लेकिन अब जैसा कि जान ही रहे हो कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन विग्रस किया तो उम्मीद है KMnO4 लिया होगा, KMnO4 एसिडिक मीडियम में लिया होगा। तो ये जो एथिल अल्कोहल है ये फर्दर एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा KMnO4, और एसिटल्डिहाइड को फर्दर एथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये फर्दर जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये भी CH3 COH बना देगा, तो केवल एथेनोइक एसिड बना अगर यहां से हमने बॉन्ड ब्रेक किया। हाँ, अब ये कुछ लोग कहेंगे कि यहां से सर पॉसिबिलिटी बॉन्ड ब्रेक करने की भी हो सकती थी। अगर यहां से हम लोग ने बॉन्ड ब्रेक किया तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ये CH3 बदल जाएगा HCOH में, जो फर्दर CO2 और वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये हमारा 3 कार्बन का CH3 CH2 COH प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ये इसकी संभावना, बट ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और ये माइनर होगा। ये कैसे पता चलेगा? ऐसा माना जाता है कि जब कीटोन का विग्रस ऑक्सीडेशन किया जाता है तो कीटोनिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होते समय उस तरफ की कार्बन चेन के साथ रहता है जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। तो अब देखो, ये अगर इसके साथ रहता है तो इसके पास 2 कार्बन है, और यहां से टूटता मतलब 2 कार्बन के साथ ये ऑक्सीडाइज होता तो ये बनाता, और 1 कार्बन के साथ ऑक्सीडाइज होगा तो ये बनाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ये मेजर रोल करेगा, और ये जो है ये माइनर रोल करेगा। यही पॉपॉफ रूल है, यानी कि CO ग्रुप को उसके साथ रखोगे, उसके साथ बनाए रखोगे बॉन्ड ब्रेकिंग के समय जिसके पास कम कार्बन है। जैसे CO मम्मी डैडी हैं और ये जो कार्बन है उनके 2 बच्चे हैं, ये बड़ा बच्चा है ये छोटा बच्चा है, तो मम्मी डैडी छोटे बच्चे का साथ देंगे, बड़े का कम साथ देंगे। ये पॉसिबिलिटी समझने के लिए एग्जांपल दिया आपको। अब बाकी आपने पढ़ा होगा, आपने जैसे भी इसको समझाओ। अब अगर हम लोग पेंटेनोन 2 की बात करते तो पेंटेनोन 2 में हम लोग जब ऐसा डिसोसिएशन करते तो एक तरफ एथेनोइक एसिड आ जाता और दूसरी तरफ प्रोपेनोइक एसिड आ जाता, तो केवल एथेनोइक नहीं आ पाता। और अगर हेक्सेनोन की 2 की हम ब्रेकिंग करते तो 1 मोल एथेनोइक बन जाता और 1 मोल ब्यूटेनोइक बन जाता, तो फिर वो बात नहीं हो पाती। इसलिए सारी बातों से ये निष्कर्ष निकला है कि ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो। देखिए, ये एक हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है। तो जब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स लिए जाते हैं तो फिर हमारे पॉसिबल 4 प्रोडक्ट्स होते हैं। अब 4 प्रोडक्ट्स बनाना है तो कैसे बनाओगे? अब इतने सारे बने तो ऑल ऑफ दीज ही लग रहा है देखने में मुझे तो, क्योंकि सही बना रहा सब अल्फा कार्बन पे जाके जोड़ रहा है। तो अब आप लोग कैसे बनाएंगे उसके लिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला काम ये है कि आप ये एल्डिहाइड ले लीजिए, C डबल बॉन्ड OH, और यहां बगल में भी एल्डिहाइड ले लीजिए, C डबल बॉन्ड OH या CHO लिख ले रहे हैं। पहला काम करिए, दोनों CHO को ले ले रहे हैं। अब ये दोनों CHO ले लिए। अब इसमें एक जो CHO है उसका बॉन्ड
के O पे हम यहां वाले कार्बन का H जोड़ेंगे। ये अल्फा कार्बन है, इसका H इस O पे ले जाके जोड़ेंगे। तो इस O पे ले जाके जोड़ेंगे तो हम लोग ने इसको ऐसे कर COH, यानी यहां वाला H जाके इसको मिल गया और ये वाला जो कार्बन है वो जाके सीधा इससे जोड़ देंगे। इसके अल्फा कार्बन को, एक के अल्फा कार्बन को दूसरे के कार्बोनिल के कार्बन पे जाके जोड़ना है। तो अब ये स्ट्रक्चर देखो कहीं बना है कि नहीं। तो देखो ये हमारा है COH, ये COH है और ये जिस कार्बन पे जुड़ा है उसमें ये CHO है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड बन गया, ऑप्शन सेकंड हमारा तैयार हो गया। भाई देखो ये CHO है, ये बस हमने CHO यहाँ रखा हुआ। जिस कार्बन से CHO जुड़ा है उस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन पे OH जुड़ा है, H जुड़ा है और रिंग जुड़ी है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। अब की बार हम लोग ने फिर क्या किया, अब आप ऐसा करिए कि फिर से वैसे करिए, C डबल बॉन्ड OH लीजिए और यहां पर ले लीजिए कीटोन, कीटोन ले लीजिए। पेन बदल लेते हैं। अब कीटोन का आप लीजिए अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन है, इसका जो H होगा वो इस O पे जाके जुड़ जाएगा। जोड़ देते हैं भाई। तो हम लोग ने यहाँ पे OH लगा दिया और इस वाले कार्बन को इससे ले जाके जोड़ दिया सिंपली। अब ये फिगर देखो, ये देखो कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है, ये इसका अल्फा कार्बन है, ये इसका अल्फा कार्बन है, ये जिस C से जुड़ा है उस पे OH है, H है और रिंग है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। अब दो बन गए, तो ज्यादा ना बना के आप चाहो तो सीधा मार सकते हो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि दो तो ऑप्शन आपके आ ही गए। अब क्या करिए, अब यहां पर रखिए आप कीटोन। अब पहले रख लीजिए कीटोन और यहां पर रख लीजिए CHO। अब ये CHO का जो अल्फा कार्बन है वो ये है, देख लीजिए भाई, ये CHO का अल्फा कार्बन है। अब इसका H उठा के इस पे जोड़ना, तो हम लोग ने इसका H उठा के जोड़ दिया, यहां से H निकला और OH बन गया। अब ये जिस कार्बन पे हमने OH जोड़ा है उस कार्बन को इससे जोड़ देना। तो अब देखिए एक OH है, ये रिंग है और जिस कार्बन पे ये दूसरी रिंग में जुड़ा है उसके ऊपर एक CHO है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन गया। और एक और बन सकता था जिसमें दोनों कीटोन ले लेते, बट वो यहाँ दिखाया नहीं है, इसलिए मेरा सही आंसर फोर्थ हो गया। जब जल्दी जल्दी बनाओगे, मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड आ जाएगा, देख के समझ जाओगे यहाँ से जुड़ गया वहां जुड़ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 गेटिंग रिड्यूस्ड टू MnO2 अंडर न्यूट्रल कंडीशन बाय दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे करना, सबसे पहले आप MnO4 माइनस लीजिए और MnO4 माइनस को बदलिए MnO2 में, MnO2 में बदल लीजिए। और ये बात समझ लीजिए कि ये यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। इसका मीन से n फैक्टर इसका क्या आ रहा है, इसका n फैक्टर 3 आ रहा है। और n फैक्टर क्या होता है, टोटल लॉस्ट और टोटल गेन इलेक्ट्रॉन बाय 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर n फैक्टर 3 आ रहा है, यानी कि एक अगर MnO4 माइनस MnO2 में बदलता है 1, तो फिर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का सॉरी गेन होगा। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का गेन है, लेकिन वो बोल रहा है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो इसका सेंस क्या हुआ कि नंबर ऑफ MnO4 माइनस 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है। अरे भाई 1 अगर MnO4 माइनस होता तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता, 2 MnO4 माइनस होते तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर 3 से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ MnO4 माइनस आ जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ MnO4 माइनस इक्वल टू हो जाएगा 4.517 इंटू 10⁻²4। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर हम लोग मोल लेके करते हैं, तो मोल लेके करने तो इसको पहले 6.023 10⁻23 से डिवाइड कर लो, तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो फिर 1 मोल MnO4 माइनस 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इतने मोल से कितने, हम लोग यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। दोनों रास्ते हैं। हमने पहले नंबर ऑफ MnO4 निकाला, ये माना कि एक MnO4 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको हम लोग ने डिवाइड कर दिया 3 से, जो भी वैल्यू आएगी 3 का ये 4.5 में लगभग 1.5 के आसपास आ रहा, हम लोग ने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। अब 3 से डिवाइड करने पे ये तो हमें नंबर ऑफ MnO4 आ गया, बट हमें तो मोल चाहिए, वहां नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो मोल्स ऑफ MnO4 माइनस इक्वल टू हो जाएगा 4.517 इंटू 10⁻24 अपॉन 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको सॉल्व करके कैलकुलेटर की हेल्प से फटाफट टाइम बचाने के लिए 4.517 divided by 3 and divided by 6.023 0.249 आ रहा, और ये 10⁻23 इससे कैंसिल होगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 2.49 आ रहा, तो 2.49 अप्रोक्सीमेट 2.5 मान लें, 2.49 को 2.5 मान ले तो 2.5 मोल्स आंसर आ जाए। सॉल्ट एनालिसिस ग्रुप 5 रेडिकल। अच्छा सॉल्ट एनालिसिस में हमें ग्रुप 5 रेडिकल को टेस्ट करना, तो हमारे पास कौन कौन से हैं, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है और कैल्शियम है। तो जब आप इनको टेस्ट करना चाहते हो तो टेस्ट करने के लिए आप इसमें सबसे पहले मिलाओगे अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट सर मिला लिया हमने। अमोनियम कार्बोनेट किसकी प्रेजेंस में, अल्कलाइन मीडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, थोड़ा बहुत अमोनियम क्लोराइड भी मिला सकते हैं। तो ये यहाँ पे बच्चा मुझे वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट। और ये वाइट प्रेसिपिटेट मिल सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो वो हो हमारा बेरियम कार्बोनेट का, और या वो हमारा हो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का, और या फिर वो हमारा हो कैल्शियम कार्बोनेट का। अब इनको हम कंफर्म कैसे करेंगे कि बेरियम कार्बोनेट है या स्ट्रोंशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इनके स्पेसिफिक रीजेंट आते हैं जो आपको याद होने चाहिए और काम आएगा, इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्ट एनालिसिस। तो अब इसमें बस पहले बेरियम कार्बोनेट के लिए ध्यान रखो कि इसमें हम लोग पोटेशियम क्रोमेट का यूज करते हैं, एंड ऑल क्रोमेट्स आर येलो इन कलर एक्सेप्ट सिल्वर क्रोमेट एंड क्रोम रेड, यानी PbCrO4.PbO। बाकी जितने भी क्रोमेट होते हैं येलो कलर के होते हैं। तो येलो ये याद रखना, पूछ सकता है कभी कभी कलर के बारे में। तो ये यहाँ पर हम लोग ने मिला दिया है K2CrO4 मिला दिया। इसमें हम लोग मिलाएंगे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और इसमें हम लोग मिलाएंगे अमोनियम ऑक्सिलेट, अमोनियम ऑक्सिलेट। तीनों के रीजेंट याद रखिएगा, काम आ सकते हैं। अब ये यहाँ पर हमको येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। किसका मिलेगा, मिलेगा सर बेरियम क्रोमेट का। स्लाइड में गलत इरेजर यूज कर लिया, तो खैर मैं फाइनलाइज कर देता हूं, वहां तक आपने देख ही लिया।
तो हमने जो हमारा बेरियम कार्बोनेट मिला, उस बेरियम कार्बोनेट को कंफर्म किया था बेटा किससे, K2CrO4 से। और K2CrO4 से मुझे येलो प्रेसिपिटेट मिला था, और ये येलो प्रेसिपिटेट मेरा BaCrO4 का था, बेरियम क्रोमेट का। और जो मेरा स्ट्रोंशियम क्रोमेट बना था, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट बना था, उस स्ट्रोंशियम कार्बोनेट को हमने टेस्ट किया अमोनियम सल्फेट से। तो अमोनियम सल्फेट से टेस्ट करोगे तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। और ये किसका होगा, स्ट्रोंशियम सल्फेट का होगा, SrSO4 का। और अगर चेक करना चाहते हो कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम कार्बोनेट को चेक करने के लिए आपको मिलाना होगा अमोनियम ऑक्सलेट, और आपको वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। और ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट किसका होगा, ये सर होगा हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट का। अब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, बस इतना क्रोमेट वाला याद कर लो, वो बेरियम के लिए यूज होता है, येलो आता है। ये दोनों वाइट हैं, तो इसमें कभी कभी हम भूल जाते हैं किसमें सल्फेट किसमें ऑक्सलेट। तो एक ट्रिक याद रखना, और वो ट्रिक ये है कि देखो स्ट्रोंशियम S से स्टार्ट होता है, अमोनियम सल्फेट भी S से स्टार्ट होता है, तो S को मिलेगा S का साथ। और कैल्शियम C से स्टार्ट होता है, और ऑक्सलेट का फॉर्मूला भी C से स्टार्ट होता है, C2O4, तो C को मिलेगा C का साथ। और इस तरीके से हम लोग ये सब याद कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको कैल्शियम के लिए पूछा है, तो कैल्शियम के लिए मुझे ऑक्सलेट चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगर मुझसे स्ट्रोंशियम पूछा होता तो अमोनियम सल्फेट कर लेता, अगर मुझसे बेरियम पूछा होता तो पोटेशियम क्रोमेट कर लेता, और तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए, ये कन्वर्जन दिया हुआ, तो चलिए बनाते हैं इस कन्वर्जन को। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिया हुआ, इस पे रिएक्शन हम लोग ने फर्स्ट स्टेप में Br2 की कराई है, तो Br2 की रिएक्शन करा दीजिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। और ये एडिशन रिएक्शन में हमको मिल जाएगा CH3 CH Br CH2 Br। अगले स्टेप में, ये तो फर्स्ट था हमारे पास, अब सेकंड में अल्कोहलिक KOH का यूज कर रहे हैं, तो अल्कोहलिक KOH में चले जाते हैं। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, यहाँ पे डीहैलोजिनेशन कर देगा, एलिमिनेशन कर देगा। और एलिमिनेशन वैसे तो यहाँ पर एलिमिनेशन NCERT में 2 स्टेप में दिखाया। पहले स्टेप में अल्कोहलिक KOH लेंगे तो हमारे पास एल्किनाइल बनेगा, और फिर एल्किनिल बनेगा, उसके बाद हम लोग NaNH2 ले लेंगे तो एल्काइन बन जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग अल्कोहलिक KOH से मान के चल रहे हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि ये अल्कोहलिक KOH जब डाई हेलो होता है तो एलिमिनेशन के बाद एल्काइन देता है। तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH मिल जाएगा। अब ये NaNH2 अच्छा दिया हुआ, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये अल्कोहलिक KOH प्लस NaNH2 दोनों दिए हुए, तो अल्कोहलिक KOH दिया गया और NaNH2 दिया गया, तो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH मिल जाएगा मुझे। अब मुझे रेड हॉट Fe के साथ इसको हीट करना है। तो आप सब लोग जानते हैं कि जब एसिडलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास आउट करते हैं तो बेंजीन बनती है, और जब हम लोग प्रोपाइन को पास आउट करते हैं तो मेसिटिलीन बनती है। तो ये मेसिटिलीन कहाँ बन जाएगी, अब ये मेसिटिलीन सर मुझे ये मिल जाएगा मेसिटिलीन में, ऐसे बना लेते हैं Fe रेड हॉट Fe। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। द करेक्ट स्टेटमेंट, अब करेक्ट स्टेटमेंट वाला है, आसान है, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा।
कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग विद इटसेल्फ, बिल्कुल सही, इसको कैटेनेशन कहते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 14 + 2 + 4 होती है, जी हाँ बिल्कुल सही। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अच्छा, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि वो कहते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि जो BF3 है उस BF3 में बैक बॉन्डिंग हो जाती है, तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है और उससे ज़्यादा BCl3, उससे ज़्यादा BBr3, उससे ज़्यादा BI3। तो अगर आपसे बोरॉन ट्राइहैलाइड्स में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो हम कहेंगे BI3 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, और BF3 उसकी तुलना में वीक लुईस एसिड है। लेकिन जब ऐसा ना हो और जनरल स्टेटमेंट पूछा जाए तो BF3 को हम लोग स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड मानते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन मत करना। अभी BF3 बहुत जगह बहुत रिएक्शन में यूज होता है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग करेक्टर ऑफ लुईस एसिडिक नेचर। सो ऑल ऑफ दीज करेक्ट करेंगे, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। व्हेन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w इंटू I फैक्टर कैपिटल W इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करिए। डेल्टा TF की जगह पे हम लोग को क्या रखना है, में निकालना है, तो यहाँ पे 1000 ले आइए। KF दिया हुआ है कितना, 1.2, और 10 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट स्मॉल w 10 ग्राम, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो I बराबर 1। अगर इलेक्ट्रोलाइट होता तो फिर हम लोग देखते कि टूटने के बाद कितने आयन है, वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये भी देखते। तो I इक्वल टू 1। मॉलिक्यूलर वेट 240 है तो 240 आ गया, और डिजॉल्वेंट 200 ग्राम सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेट 200 ग्राम है। अब बस सॉल्व करना, एक कैलकुलेशन भी इजी लग रहा मुझे, तो ये डेसिमल यहाँ से हटा दो तो ये 2400 हो जाएगा। अब 2400 हो गया तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पर ज़ीरो पहले कट करिए, तो ज़ीरो कट करते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब कट हो गए, और ये 2 का यहाँ पे चला जाएगा 6 टाइम, और 6 का 24 में चला जाएगा 4, तो 1/4 0.25, तो 0.25 K का चेंज आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट P ब्लॉक से लग रहा है ये, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में कह रहा था रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज एज Al से Ga ज्यादा, Ga से In, En से Tl। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नीचे जाने पर सेकेंड हाईएस्ट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और ग्रुप 13 की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती हैं, +3 और +1। नीचे जाने पर ग्रुप में +3 की डिक्रीज होगी, +1 की इंक्रीज होगी, तो ये तो सही हो गया, लेकिन मुझसे इनकरेक्ट मांग रहा। बोरॉन ट्राइऑक्साइड इज बेसिक, एल्युमिनियम एंड गैलियम ट्राइऑक्साइड इज, देखो एल्युमिनियम और गैलियम तो एम्फोटेरिक है, बट बोरॉन ट्राइऑक्साइड B2O3 एसिडिक नेचर का होता है, वैसे भी नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, आप जानते हो, और इंडियम और थैलियम बेसिक नेचर के हैं, तो यही गलत हो गया, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। आगे भी चेक कर लेते हैं। हाइब्रिडेशन ऑफ एल्युमिनियम में AlH2O होल 6 + 3 sp3d2, ये भी सही है, क्वेश्चन नंबर 6 है तो sp3d2 होगा। 2 आइसोटोप ऑफ बोरोन, बोरोन 10 19% कम पाया जाता है, बोरोन 11 81%, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। टेस्ट करते हैं, तो नाइट्रोजन के टेस्ट में हम लोग का जो नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो प्रूशियन ब्लू कलर मिलेगा। अगर हम लोग नाइट्रोजन को हम लोग फेरस हाइड्रोक्साइड और H2SO4 के साथ हीट करेंगे नाइट्रोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो हमें पर्शियन ब्लू कलर मिलेगा। तो यहाँ पर लेकिन मुझसे वायलेट मांग रहा है, और अगर सल्फर को हीट करेंगे तो हमारा Na2S बनेगा, और अगर उसे सोडियम नाइट्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो वायलेट मिलेगा। अगर सोडियम
अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं तो हमें फेरिक आइसोसाइनेट का रेड ब्लड कलर मिलेगा। तो जिसमें एन और एस दोनों हैं उसमें रेड कलर आएगा, इसमें एन और एस दोनों हैं तो ये रेड कलर देगा टेस्टिंग में। इसमें केवल एस है और एन नहीं है तो ये वॉयलेट कलर देगा। इसमें एन और सी है, केवल एन है मेनली, तो ये हमको देगा प्रूशियन ब्लू कलर। ये भी हमें देगा प्रूशियन ब्लू कलर। तो इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड, 88 का सेकेंड, क्योंकि ये हमें वॉयलेट कलर गिवन करेगा। जब हम लोग इसको सोडियम के साथ मेल्ट करेंगे तो ये Na2S में बदल जाएगा, और सोडियम नाइट्रोक्साइड डालेंगे तो ये वॉयलेट कलर का सोडियम सल्फोन नाइट्रोक्साइड देगा। लीजिए भाई, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी ट्विस्ट डाल दिया। देखो, अच्छा वैसे तो बहुत सिंपल है, Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng है। अब हमको निकालना क्या? Kp निकालना। Kc हमारा दिया हुआ है, इसमें Kc हमारा दिया हुआ है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम 3 इंटू 10 टू दी पावर -6। R हम लोग रखेंगे, अब यहाँ पर 8.314 दिया है, लेकिन ये आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए दिया गया है। यहाँ पे R हम लोग 8.314 यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें Kp और Kc की वैल्यू के यूनिट के बारे में नहीं पता। अगर Kp या Kc की यूनिट में कहीं जूल टर्म दिया होता तो हम लोग R की वैल्यू जूल में यूज करते, लेकिन अगर Kp और Kc यूनिट लेस है तो R का वैल्यू हम लोग बार में, लीटर बार में यूज करते हैं, यानी 0.083 यूज करना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 0.083 लीटर बार वाला, और टेम्परेचर हम लोग को दिया गया है 1000 केल्विन, तो 1000 केल्विन ले लिया। और डेल्टा Ng देखो, हाफ और 3/2 4 हो गया, हाफ और 4 नहीं 2 हो गया, हाफ प्लस 3/2 पूरा सॉल्व कर लेते हैं -1, क्योंकि तीनों गैसेस है, तो ये आ गया 4/2 -1, 2 -1 यानी कि 1। तो डेल्टा Ng सर मेरा 1 आ रहा है, तो बहुत आसान हो गया कैलकुलेशन। तो अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 9, 3 8 24 और 10 टू दी पावर -3, 1 2 3 0.249। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 249 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो 2.49 इंटू 10 टू दी पावर -4, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमको गिवन किया गया है। 89 का फोर्थ ऑप्शन हमें निकालना चाहिए, 89 का फोर्थ ऑप्शन निकालना चाहिए। हाँ, इसमें कंट्रोवर्सी ये हो सकती है कि आप लोग अगर 8.314 लिख देंगे यहाँ पे तो फिर आंसर सेकंड मैच करने लगेगा, 2.494, तब 10 टू दी पावर -2 आने लगेगा। तो वो गलती मत करिएगा। जब Kp Kc यूनिट लेस हो तो हमको वैल्यू रखनी चाहिए R की 0.083। तो इस तरह से हम लोग ने फोर्थ ऑप्शन दिया इसका। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 90, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर MnCl4 -। तो MnCl4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो 1s2 से स्टार्ट करोगे तो 3d5 आएगा। अब 3d5 आएगा तो बच्चा पहले तो देख लो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, 1 2 3 4 5, और Cl वीक फील्ड लिगेंड है और कोई पेयरिंग के चांस भी नहीं है, तो n इक्वल टू 5 आ गया। और n इक्वल टू 5 आ गया तो 5.9 वैसे रटा हुआ है, जो n की वैल्यू होती है उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट, डेसिमल नंबर हमारे पास 3 4 7 8 9 तक हो सकता है। तो म्यू इक्वल टू, अगर लिख के करते हो, अब पता नहीं आप ट्रिक से करते हो या लिख के करते हो, तो हम लोग यहाँ पे 5 + 2 ऐसे कर लेंगे, √35 हो जाएगा, और ये 5.9 के आसपास आ जाएगा।
अब जहां तक बात आती है कुछ बच्चों को याद होगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 3d5 वीक फील्ड लिगेंड में 0 आती है। लेकिन अगर नहीं याद है तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 0.6x माइनस 0.4y डेल्टा ओ, या डेल्टा जिसका भी निकालना है टोटल। और क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने स्प्लिटिंग बराबर में की है, मतलब एक तरफ 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर आप यहाँ पर x की बात करेंगे तो x हमारा ये ऐसे स्प्लिटिंग कर देंगे इसको 2 पार्ट में, एक तरफ 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। x बराबर हो जाएगा T2g के इलेक्ट्रॉन और y बराबर हो जाएगा Eg के इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास x बराबर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और y बराबर हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो 0.6 इंटू 2 माइनस 0.4 इंटू 3 डेल्टा, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया है 0। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और सही आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5.9 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह से बच्चों हमने अपने वाले पार्ट का डिस्कशन कर दिया, विजय सर ने अपने पार्ट का डिस्कशन कर दिया। उम्मीद है आपकी सारी क्वेरी समाप्त हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।